लास्ट चैप्टर करेंगे गवर्नमेंट बजट, और जिनको इसके बाद नेशनल इनकम आना होगा उनका थोड़ा रहता है 2 टॉपिक्स, वो कराऊंगी इसके बाद। The first question is define government budget. Government budget is an annual statement of showing item-wise estimated receipts and estimated expenditure. तो मेन बात है, it is a statement showing estimated receipts. गवर्नमेंट के receipts क्या हैं? टैक्सेस, जो भी इनकम गवर्नमेंट अर्न करती है, मेन रिसिप्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ शोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? सब्सिडी, सैलरीज, पेंशंस, तो जितना खर्चा और जितना गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स हैं उसकी स्टेटमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट बजट, एंड इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल। ये ट्रू फॉल्स आ जाता है, तो एक्चुअल नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ estimated receipts and estimated expenditure showing item wise estimated receipts and estimated expenditure of the government during a fiscal year 1st April to 31st March। और learn आप कोई भी कर लेना, बस याद रखना it is a statement showing estimated not actual receipts and expenditure। It is a financial statement of budgetary receipts and budgetary expenditure of the government during a fiscal year। So this was the मीनिंग। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। आज का मेन टॉपिक यही रहेगा, इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ज़्यादा आपको केस स्टडी आएगी और ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना होगा। और जो इस बारी 90% बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, यही केस स्टडी रॉन्ग हुई है। इसमें से फर्स्ट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज गवर्नमेंट कहाँ लगाए, कौन सी इंडस्ट्री पे टैक्स की इम्पोजिशन बढ़ाए और कहाँ कंसेशंस दे और किसको सब्सिडी दे, दिस इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी री एलोकेट्स द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट देयर इज बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट को ऐसे एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, वो पास कर दो नोट्स आगे, बिटवीन द की प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और सोशल वेलफेयर भी हो। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मीन्स अगर गवर्नमेंट ने आज रेलवेज पे एलोकेट करा है बजट, तो फिर नेक्स्ट ईयर रेलवेज से वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स पे कर रहे हैं, या स्टील इंडस्ट्री पे कर रहे हैं, तो वन यूज टू अदर दे कीप ऑन शिफ्टिंग। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे अपने बजट में वो एलोकेशन दे देंगे कि यहाँ इस बारी उन्होंने फंड्स लगाने और यहाँ नहीं लगाने। Reallocation refers to redistribution of resources from one use to another. Government reallocates resources in accordance with economic and social priorities. Economic priority क्या है? Profit maximization. And social priority is social welfare. तो government ऐसे reallocate करेगी resources को कि जहाँ economic और social priorities को maximize करना है। Then the government can influence allocation of resources through the following. To encourage investment, government can give tax concessions, सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। इन्वेस्टमेंट एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स की कंसेशन देगी जो बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री लगाएंगे, और कईयों को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जो वेलफेयर के गुड्स बनाएंगे। तो फर्स्ट इज इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। तो ये चीज़ हर ऑब्जेक्टिव में आने वाली है जो अब करने लगे हैं। 2 ही चीज़ों से गवर्नमेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दिस पॉइंट इज गोइंग टू कम इन ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, रेपिटेशन है, बस एक बार समझ लो। टैक्सेशन पॉलिसी मींस टैक्सेस हैवी लगाना, सिगरेट्स या टबैको वगैरह जो बना रहे हैं, और कंसेशंस देना जो बैकवर्ड रीजन्स पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो कभी कभी गवर्नमेंट टैक्सेस की कंसेशन देगी, कभी रिबेट को बढ़ा देगी। सो दिस इज टैक्सेशन पॉलिसी। इसके अंदर ही आता है सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन को। और देन एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज अगेन द सब्सिडी, और कभी कभी गवर्नमेंट डायरेक्टली भी प्रोड्यूस करती है। जैसे गवर्नमेंट हमें कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पब्लिक पार्क, स्ट्रीट लाइटनिंग, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये है सब पब्लिक गुड्स हैं, वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी में आएगा। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है, पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइटनिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, ये सब जो कॉमन सबके लिए इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट करती है, और टैक्सेस की कंसेशन सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो आएगा टैक्सेशन पॉलिसी में। तो अगर आप इस 2 बातों को समझ के करोगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स में यही टारगेट है अचीव करना। कैसे? थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो अब हम फर्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। टू
encourage investment, government can give tax concession subsidy to the producer. Investment encourage करने के लिए government tax की concession देगी ताकि producer investment करे, industry लगाए, लोगों को काम मिले, employment बढ़े और economy की income और GDP बढ़े. और subsidy भी देगी. Again reasons are for giving subsidy are same. क्यों देती है subsidy? Production को promote करने के लिए. Investment बढ़ेगी, income बढ़ेगी, employment बढ़ेगी, economy grow करेगी. Then imposition of heavy taxes. Government discourages the production of harmful goods like cigarettes, liquor, tobacco, etc. by imposing heavy taxes. Heavy taxes are also imposed on the production of goods meant for rich. कौन-कौन से goods पे heavy tax लगता है? जो harmful है health के लिए, tobacco, cigarettes, etc. and the goods which are luxury items, उन पे tax ज़्यादा होता है. GST की slabs देखना 28% tax है indirect tax on the luxury goods. तो luxury goods पे क्यों टैक्स ज़्यादा होता है? क्योंकि रिच की इनकम ज़्यादा है, गवर्नमेंट उनसे इनकम लेकर पुअर पे स्पेंड करती है, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है. देन सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशंस, इसी का ही पार्ट है टैक्सेशन पॉलिसी का ही. सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशंस कैन बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच आर बेनिफिशियल टू पीपल. जो इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट्स बनाएगी जो सबके लिए बेनिफिशियल हैं तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी एंड टैक्स कंसेशन टू एंटरप्राइजेस हु आर विलिंग टू अंडरटेक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स प्राइवेटाइज कर रही है. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट लगाएगा उसको सब्सिडी भी मिलेगी और टैक्स का कंसेशन भी मिलेगा. इन दिस वे बजटरी इंसेंटिव्स, क्या बजटरी इंसेंटिव्स हैं? 1 मार्क में भी आ जाता है, अंडरलाइन कर लो. टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी आर द बजटरी इंसेंटिव्स can be used to influence allocation of resources in the country. The production of socially useful goods like khadi is encouraged through subsidy. खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो meant for rich और poor common good है, दोनों लेते हैं. Although खादी costly होता है but एक common good है which are consumed by both rich और poor. और जो इंडस्ट्री खादी की प्रोडक्शन करती है वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है. तो सब्सिडी किसको किसको मिलती है? जो बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री लगाते हैं, जो वो गुड्स बनाते हैं जो सबके फायदे के लिए हो, रिच के लिए भी और पुअर के लिए भी, जैसे कि खादी. और व्हाट आर द 2 बजटरी इंसेंटिव्स? टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी. देन कमिंग टू एक्सपेंडिचर पॉलिसी, देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर. कल भी हमने डिस्कस करा था, प्राइवेट सेक्टर वही एक्टिविटी अंडरटेक करती है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसमें सोशल वेलफेयर है वो नहीं करती. पर वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमी को चाहिए जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, फिर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड आना पड़ता है. तो वो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं ड्यूटी लेता, नहीं प्रोडक्शन करता, then government has to come forward and provide to the public. So there are many non profitable economic activities which are not undertaken by private sector either due to lack of enough profits or due to huge investment. कभी कभी प्राइवेट क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है और कभी कभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. जैसे रेलवेज पब्लिक सेक्टर का यूनिट है जो प्राइवेट सेक्टर कर नहीं सकता बिकॉज इट हैज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल, कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती हैं? पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइटनिंग, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. सारा अंडरलाइन कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पब्जी. ये सारा एनसीईआरटी का मटेरियल है जो आपको पेपर में लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे. ऑब्जेक्टिव्स में जनरल लैंग्वेज लिखने के नंबर नहीं मिलने. तो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स, रिवाइज करते हैं. पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइटनिंग, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. देयरफॉर गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट, पेज 2 पे हूँ, इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल वेलफेयर. थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट मेक्स सफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ऊपर वाला पार्ट और जो मैंने लाइन अभी पढ़ी रेपिटेशन है, 3 मार्क्स में, ये रिपीट वाली छोड़ सकते हो. बट कभी ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए 6 मार्क्स का है. अगर ऑब्जेक्टिव 6 नंबर में आ गया तो आपको ये सारा कवर करना पड़ेगा मटेरियल. तो तब फिर हमें रिपीटेड लाइंस किसी ना किसी फॉर्म में लिखनी पड़ती हैं. लास्ट, इट ऑल्सो एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय ऑफरिंग सब्सिडी ऑन द यूज ऑफ क्लीनर एनर्जी, CNG, LPG, सोलर एंड विंड एनर्जी. तो जो इनकी प्रोडक्शन अंडरटेक करेंगे CNG, सोलर एनर्जी की, तो
उनको भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं जो सबकी वेलफेयर को प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो इंडस्ट्री जो वेलफेयर के गुड्स बनाती है लाइक CNG, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनको सब्सिडी मिलती है। टैक्स कंसेशंस मिलते हैं जो बैकवर्ड एरियाज में बनाती है। जो वो गुड्स बनाएगी जो वेलफेयर के लिए हैं सबके, उनको सब्सिडी और टैक्स कंसेशन। और जो हार्मफुल हैं गुड्स हेल्थ के लिए, जहाँ मेंट फॉर रिच एंड लग्जरी गुड्स हैं, उन पर टैक्स को बढ़ा देती है। सो इन दिस वे गवर्नमेंट रीएलोकेट द रिसोर्सेज। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो थोड़ा सा टिपिकल थ्योरी वाला था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन सेकंड, और जब आपको केस स्टडी आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो कम ही आना है, केस स्टडी की फॉर्म में ही आना है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। तब आपने कैसे ध्यान देना है, जहां गवर्नमेंट फंड्स लगाए, किसी स्कीम में पैसे लगाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, एलोकेट कर रही है फंड्स को, तो दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब हम इसको सेकंड से कंपेयर करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और इसका अदर इंपॉर्टेंट नेम है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हमारी कंट्री में इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है इनकम की? इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे टैक्स लेके पुअर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, हेल्थ, सब्सिडाइज्ड नॉमिनल रेट पे या कभी कभी फ्री भी, और सब्सिडाइज्ड सिलेंडर्स और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिच की इनकम कम करके पुअर पे लगाना इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। और इन दिस वे रिच से इनकम ले ली, उनकी कम होगी, पुअर की बढ़ गई, तो ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो गया? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So government through its budgetary policy redistributes income and wealth. क्यों redistribute करती है? To reduce inequalities of income in the economy. More emphasis is laid on equitable distribution of income and wealth. Developed countries USA, Canada में equitable distribution है income और wealth की, हर काम की एक जैसी पे है, बट हमारी कंट्री में नहीं है, बिकॉज अभी हम वहाँ तक हमारा टारगेट है पहुँचने का। तो इसको यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसको ऐसे फॉलो करो, रिच और पुअर का गैप करो, और हमारी कंट्री भी डेवलपिंग से डेवलप्ड बने। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कैन बी रिड्यूस्ड ईदर बाय रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेस को बढ़ाना, और रेगुलेटिंग द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और बोथ। लेटेस्ट स्लैब तो इंडिया में 12 लाख की पर एनम जिनकी इनकम है उन पे कोई टैक्स नहीं है, और इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है, जितनी इनकम ज़्यादा उतना टैक्स ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। एंड रेगुलेटिंग द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और बोथ। तो इनइक्वालिटीज को कैसे अचीव करना है, ये लाइन भी आप वैसे स्किप कर सकते हो क्योंकि आगे वाला ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत जरूरी है। 3 मार्क्स में कर सकते हो, 4 या 6 में नहीं करना। अगेन हर एक में मैंने बताया था टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर सब में लिखना है। सो गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स, फिस्कल वर्ड याद रखना। तो जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज फिस्कल पॉलिसी। बैंकिंग पढ़ के आए हैं, कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट वो सब पढ़ा था। वो कौन सी पॉलिसी थी? मॉनेटरी पॉलिसी। एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मींस टैक्सेस और द पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स कम ज्यादा करना, एक्सपेंडिचर पब्लिक पार्क, स्ट्रीट लाइटिंग, सब्सिडी सैलरी पे करना। तो जब ये फ्रेम करते हैं पॉलिसीज, उस पॉलिसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो एक वर्ड आया था, गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स, 1 मार्क में आ जाता है। व्हाट आर द फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स? तो आंसर इज टैक्सेस एंड सब्सिडी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी विद द व्यू टू इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इंपोजेस हायर रेट ऑफ टैक्स ऑन हायर इनकम ग्रुप्स एंड लोअर रेट ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स। वर्ड ऐड कर लो सेकेंड लाइन में, लोअर रेट ऑन के बाद लोअर, ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स एंड ऑफर्स टैक्स एग्जम्पशन टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमारी कंट्री में हायर इनकम पे हायर टैक्स है, लोअर इनकम पे लोअर टैक्स है, और टैक्स एग्जम्पशन भी है। टिल 12 lakhs there is no tax per annum. That is the redistribution objective is sought to be achieved through which income tax policy? Progressive. अंडरलाइन कर लो, ये सब 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंट्री में कौन सी पॉलिसी है? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। एक होती है रिग्रेसिव, रिच और पुअर पे सेम। तो जब बर्डन रिच पे कम और पुअर पे ज्यादा है, पुअर की तो इनकम पहले ही कम है, जैसे जीएसटी है वो रिग्रेसिव है, रिच और पुअर के लिए सेम है। तो जीएसटी का बर्डन रिच पे ज्यादा है कि पुअर पे ज्यादा है? पुअर पे ज्यादा है।
हाँ जी, टैक्स रेट तो बराबर है, बर्डन किस पे ज़्यादा है? पुअर पे, क्योंकि उसकी इनकम ऑलरेडी कम है। बट हाँ जी, हाँ जी चले जाओ, ओपन ही है शायद उधर। हाँ अंदर भैया शायद हैं, अगर ओपन नहीं होगा उनको कहना, उन्होंने अंदर से करा। अमित वो ओपन कर दो उधर वॉशरूम। एक मिनट, कीज भैया से लेकर कर दो। The redistribution objective is sought to be achieved through progressive income taxation in which the higher income is higher the tax. तो progressive income tax कौन सा होता है? जिसमें higher the income, higher is the tax is progressive. जो tax income के बढ़ने से बढ़ता है उसको कहते हैं progressive income tax. जो tax income के बढ़ने से बढ़ता नहीं है, same रहता है, उसको कहते हैं regressive income tax. Regressive का burden poor पे ज़्यादा है, progressive का burden rich पे ज़्यादा है। आगे चैप्टर में ये डिफरेंस में आएगा, बट ये छोटी छोटी बातें बेस है चैप्टर का जो 1 मार्क में आपको यूज होंगी। देन एक्सपेंडिचर पॉलिसी, एक्सपेंडिचर कैसे करना है? अब गवर्नमेंट ने रिच से ज्यादा टैक्स ले लिया, पुअर से कम लिया, अब वो कहाँ लगाना है? सो ये नेक्स्ट पॉइंट है। अमाउंट कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर फॉर द पुअर पीपल। इट कैन प्रोवाइड देम ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? डोनेशंस, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशंस, जो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। एंड सब्सिडी, जो प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए प्रोवाइड करती है। तो रिच से टैक्स लेकर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स बांटती है और सब्सिडीज देती है पब्लिक को, जो इकोनॉमी को। मनी सो कलेक्टेड, नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क एंड केस स्टडी ऑल्सो, इज स्पेंट ऑन द स्कीम्स बेनिफिशियल फॉर द पुअर। ये स्कीम्स के नाम दिए जाएंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। तो जब जब ये नाम आ जाए, ये 3 ही आते हैं ज्यादा, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो पहली स्कीम क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नेशनल इनकम में पढ़ के आए हैं, जो प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट लोगों को मींस मनी प्रोवाइड करती है। देन subsidy, free education, healthcare. Government also undertakes distribution of food grains through fair price shops to below poverty line population, free LPG gas connections and subsidized LPG gas to families living below the poverty line. तो रिच से टैक्स लेकर कहाँ पे स्पेंड करती है? फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी, सब्सिडी, फ्री एजुकेशन, हेल्थ, फ्री LPG किचन गैस कनेक्शंस एंड सब्सिडाइज्ड LPG. ये नोट्स अभी बेस है चैप्टर का. क्वेश्चन फॉर्म्स इसकी इकट्ठी मिलेंगी आपको नेक्स्ट सेट, उसमें ये सारी क्वेश्चन फॉर्म्स मिलेंगी जो बोर्ड में आई हुई हैं कभी ना कभी. सो दस द गवर्नमेंट थ्रू बजट प्रमोट्स ग्रोथ प्रोसेस इंक्लूसिव बाय मेकिंग वेलफेयर एक्सपेंडिचर. ग्रोथ भी करती है, मीन्स रिच से टैक्स लेकर, और वेलफेयर भी करती है, पुअर पे स्पेंड कर देती है. हेंस गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय डैश by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. It will reduce income of the rich and raise standard of living of the poor, thus reducing inequalities in distribution of income. तो ये था second objective. Third is economic stability. इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे आती है? प्राइसेस को कंट्रोल करके. तो प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना. अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, पहले ही डिमांड ज़्यादा है तो टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ जाएगा, इनकम कम, डिमांड कम, प्राइसेस कम. अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, पहले ही डिमांड नहीं है, टैक्सेस कम कर देगी, इनकम लोगों की बच जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दे फॉलो दीज पॉलिसीज. इन इन्फ्लेशन दे increase the tax, in deflation they reduce the tax. But what is economic stability? पहले आपको मीनिंग समझना है. इस बारी बोर्ड में ये जो केस स्टडी आई उसका आंसर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था, तो स्टूडेंट्स इन दो में से लिख के आए. कंफ्यूजन काफ़ी रहती है, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तब क्लियर होगा. एंड ज़्यादा टीचर्स को भी मीन्स आंसर इन दोनों में से ही लग रहा था, बट CBSE की मार्किंग स्कीम में उन्होंने स्टेबिलिटी को चूज़ किया है. वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन था. इकोनॉमिक
Economic stability is a precondition of growth and development. Economic stability means price stability, that is absence of large scale fluctuations in the prices. सबने ये business cycles कहीं ना कहीं सुने होंगे. जब इकोनॉमी पीक पे होती है तो क्या होता है? बूम. नीचे आती है तो रिसेशन. बिल्कुल डाउन चली जाती है तो डिप्रेशन. डिप्रेशन से ऊपर उठती है तो रिकवरी. रिकवरी के बाद फिर बूम, फिर नीचे आई जैसे कोविड में रिसेशन. फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए, लॉकडाउन लग गया, प्रोडक्शन बंद हो गई, डिप्रेशन. जब कोई वॉर आ जाती है तब डिप्रेशन में जाती है इकोनॉमी. फिर धीरे धीरे रिवाइव करती है, रिकवरी एंड देन बूम. बट वी कीप ऑन मूविंग थ्रू दीज फ्लक्चुएशंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज टू प्रिवेंट दीज फ्लक्चुएशंस. देखो कभी भी स्टेबल तो कोई भी इकोनॉमी नहीं रहती. कभी वॉर आ गया, अभी रिसेंट जो पाकिस्तान का इंसिडेंस हुआ है, तो ऐसे इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चलता रहता है. बट ऑब्जेक्टिव क्या गवर्नमेंट का? ये फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी. बट अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइसेस को, फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, और जो ये बिजनेस साइकिल्स हैं इनको प्रिवेंट करना कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल नीचे आना भी नहीं अच्छा, फिर रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है. 1-2 साल लग गए कोविड के बाद दोबारा इकोनॉमी को रिवाइव करने में, तो उस मीन्स उसको प्रिवेंट करना इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज एब्सेंस ऑफ दीज लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस. Too much fluctuations in prices is not good for the economy as they create uncertainty in the economy. एकदम प्राइस बढ़ गया, एकदम कम, बहुत नीचे चला गया, वो इकोनॉमी अच्छी नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं होती क्योंकि इनकम स्टेबल ही नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे. तो हमें फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करके एक स्टेबिलिटी लाना इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी, ये मेन आंसर है 1 मार्क में अगर आ जाए, इज टू करेक्ट दीज बिजनेस साइकिल्स एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ये डायग्राम देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा के लिए आप दे सकते हो, बट अगर छोड़ भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे. इट इज जस्ट टू फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन. सो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस जनरेट बिजनेस साइकिल्स, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम. आप सिर्फ इतना लिख के भी चल जाएगा, पेपर में कम है. कभी कभी होता है डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो. देन द गवर्नमेंट थ्रू बजट ट्राइज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक stability, that is stabilization of prices and promotion of full employment. Prices को stable रखना और employment को promote करना is the third objective. गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशंस, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. इन्फ्लेशन में टैक्सेस बढ़ाना, डिफ्लेशन में टैक्सेस कम करना, वही हर एक में ये पॉलिसी आएगी, टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी. सो अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट मे डिस्करेज स्पेंडिंग बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर. टैक्सेस को बढ़ा देगी जब इन्फ्लेशन है और अपना खर्चा, सब्सिडी, सैलरी, ओल्ड एज पेंशन बांटनी कम कर देगी. दिस विल डिक्रीज द डिमांड, लोगों के पास पैसे नहीं है, डिमांड कम हो जाएगी. एंड करेक्ट द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. टू इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई, अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई बढ़ानी है तो टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट. देन अंडर डिफ्लेशनरी सिचुएशंस ड्यूरिंग रिसेशन, अब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो टैक्स कम, डिमांड बढ़ा देंगे, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी एंड प्राइसेस जो डिफ्लेशन है वो थोड़े थोड़े बढ़ने लग जाएंगे डिमांड के बढ़ने से. सो ड्यूरिंग रिसेशन, अगर 3 मार्क्स में आ जाए, आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की एक लाइन भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, बट 4 और 6 में यू हैव टू गिव दिस होल. So during recession, government will reduce taxes to encourage the demand and increase its own expenditure. Government can also use subsidy to encourage the spending by the people. It increases, अगर subsidy मिल गई, income बच जाएगी. It increases personal disposable income of the people and increases aggregate demand of the economy. Personal disposable income क्या होती है? मेरे पास personal use के लिए कितनी income है. एक है मैं business कर रही हूँ, मुझे profit आ रहा है, मैंने building भी rent पे दी हुई है, मुझे वहाँ से rent भी आ रहा है. So income from all my sources is called personal disposable income. मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है, मुझे वहाँ से इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो मेरे डिफरेंट सोर्सेज हैं इनकम के, वो सारे सोर्सेज ऐड कर दो, उसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ये वर्ड बार बार चैप्टर्स में आएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अगला मैक्रो का चैप्टर करेंगे उसमें भी आएगा. तो इट विल कॉम्बैट डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी. कॉम्बैट को रिड्यूस भी लिख सकते हो. द पॉलिसीज, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है.
तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट दो बातें बतानी है, इन्फ्लेशन में दे विल इंक्रीज द टैक्स एंड डिफ्लेशन में दे विल रिड्यूस द टैक्स. और पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन आर यूज्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी. अंडरलाइन कर लो, नहीं हुआ 1 मार्क में आ जाता है. जब इन्फ्लेशन होएगी गवर्नमेंट सरप्लस बजट पॉलिसी यूज करेगी. सरप्लस बजट मीन्स रिसिप्ट्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर. और जब डिफ्लेशन होएगी तो गवर्नमेंट डेफिसिट बजट पॉलिसी यूज करेगी. ये इसलिए लिख के करा रही हूँ, ये 1 मार्क में आ जाता है. डेफिसिट बजट मीन्स एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसिप्ट्स. अब इस बात को समझते हैं. यूएसए वगैरह में सरप्लस बजट पॉलिसी होती है, वहाँ 50% इनकम पे टैक्स लगाया जाता है. तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है. तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट सरप्लस बजट पॉलिसी यूज करती है. तो विच बजट पॉलिसी इज यूज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? सरप्लस बजट. एंड डी हमारी कंट्री में डेफिसिट बजट है, एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाया जाता है. ओल्ड एज पेंशंस, सब्सिडी, सैलरी बांटने में और टैक्सेस की कलेक्शन कम दिखाई जाती है. ऑल्दो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज टैक्सेस की कलेक्शन हमारी कंट्री में कमी है, क्योंकि लोग पूरी इनकम हमारे में शो ही नहीं करते. हमारी कंट्री में ब्लैक मनी ज्यादा है और व्हाइट मनी शो कम करते हैं, तो टैक्स गवर्नमेंट को कम मिलता है. तो इसलिए हमारी कंट्री में डेफिसिट बजट पॉलिसी है, जहां खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है. सो द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट इज फॉलोड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड द डेफिसिट बजट इज फॉलोड ड्यूरिंग डिफ्लेशन. बट इन आवर कंट्री वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट. आगे डेफिसिट बजट का डिटेल टॉपिक भी आएगा. आज का ही बस थोड़ा थ्योरी का ये लेक्चर है, कल से थोड़ा सा समझने वाला, इंटरेस्टिंग है. न्यूमेरिकल पार्ट भी है इस चैप्टर में. Last line, hence there should be increase in the government expenditure during deficiency of demand, and during inflation government should increase taxes and reduce the subsidies. 3 objectives ही वैसे तो मेन है, जो सारा कवर कर देते हैं, रिवाइज करते हैं. फर्स्ट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो तीनों को कवर करता है. ग्रोथ हर चैप्टर में पढ़ के आए हैं. ग्रोथ क्या होती है? इनकम का बढ़ना, इंक्रीज इन जीडीपी. इनकम कैसे बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, टैक्स कंसेशंस देगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी. बात फिर वहीं आ गई. ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है? ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स इनकम को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, नेशनल इनकम को बढ़ाना. अब कैसे बढ़ाना है इनकम को? इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करके. इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैसे इनकरेज करेगी? कंसेशंस देगी. जो बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री लगाएगा उनको सब्सिडी मिलेगी, कंसेशन मिलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी. सो दिस इज फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. वॉल्यूम और फ्लो भी लिख सकते हो. नेशनल इनकम में पढ़ के आए हैं. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना मींस इकोनॉमिक ग्रोथ. गवर्नमेंट बजट कैन बी इफेक्टिव टूल टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री. फर्स्ट, taxation policy and subsidy. If government provides tax rebates and other budgetary incentives for productive ventures and projects, it will stimulate savings and investment in the economy and thus economic growth. जो अभी हमने डिस्कस करा, अगर गवर्नमेंट टैक्स पे रिबेट देगी, सब्सिडी देगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ग्रोथ पे जाएगी. स्टिमुलेट की जगह इंक्रीज भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट डिसाइड्स टू गिव टैक्स कंसेशन और रिबेट्स एंड सब्सिडी टू इन्वेस्टर्स. फॉर नेक्स्ट पेज, फॉर इन्वेस्टर्स, those who make investment in backward regions, tax concessions aim at reducing the cost and making profit. Similarly, subsidy aim at reducing the prices of product to encourage sales and earning more profits. तो tax concession और subsidy से खर्चा कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और इनकम बढ़ जाएगी. When profits increase, savings and profit बच गया, तो हम आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे. तो as profit margin increase, savings and investment will also increase and it will lead to economic growth. देन अभी टैक्सेशन पॉलिसी करिए ना, तो हर ऑब्जेक्टिव में देखो यही 2 पॉइंट्स
लर्न कर लेना, ये इन्हीं को ही लिख रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। देन एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ पे करती है? ग्रोथ करने के लिए। एक तो इन्वेस्टमेंट करती है, फ्लाईओवर बनाती है, प्रोजेक्ट्स लगाती है, खुद भी प्रोडक्शन को अंडरटेक करती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। तो जो लोग इनमें काम करते हैं उनको काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है। तो गवर्नमेंट का खर्चा करना मीन्स बहुत लोगों को काम मिलना। एक फ्लाईओवर ही बनता है, कितने लोगों को काम मिलता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ती है, तो अगेन वी अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी promotes the production activities across different countries or different sectors. Government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services which induces economic growth in the country. और ज़्यादा ऐसे भी होता है, गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर में रॉ मटेरियल चाहिए स्टील का, तो जिस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को ऑर्डर मिला वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट की डायरेक्ट एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो गवर्नमेंट जब भी प्रोडक्शन बढ़ाती है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इनकम बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। However, before planning such expenditure, tax rebates and subsidies, government should check the rate of inflation and tax rates. Also, there may be risk of debt trap if loans are too high to finance the expenditure. वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनके पास इतने टैक्सेस और इतनी इनकम है ही नहीं और लोन लेकर फ्लाईओवर बना रहे हैं और खुद फिर डेट ट्रैप में चले जाएं। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया फोर्थ ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, अभी हमने 2-3 नाम डिस्कस करे, किसी को याद है? रेलवेज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मेजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। तो उनको मैनेज करना, उनको नई ट्रेन लगा के, हम सुनते ही हैं ना, ये हर मंथ या कुछ मंथ्स बाद नई ट्रेन गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, तो वो गवर्नमेंट बजट में ही डिसाइड कर लिया जाता है एक्सपेंडिचर किसको कितना एलोकेट देना है, कौन सी पब्लिक सेक्टर में कितना खर्चा करना है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम है, जितना गवर्नमेंट इनमें इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट का ही प्रॉफिट उसमें बढ़ता है। So there are large number of public sector industries which are established and managed for social welfare of people. Government budget encourage public enterprises which are of natural monopolies like railways, BHEL and Steel Authority of India. Budget is prepared with the objective of making various provision for managing such enterprises and providing them financial help. The government through budget tries to increase their growth and expansion. तो गवर्नमेंट के बजट का टारगेट है इनको ग्रो करना और इनमें एक्सपेंशन करना। गवर्नमेंट टेंड्स टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर थ्रू दीज कमर्शियल एक्टिविटीज। इफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर इनएफिशिएंट एंड इनकर लॉस, देन द गवर्नमेंट में प्लान फॉर देयर प्राइवेटाइजेशन। अगर इनमें से कोई एंटरप्राइज लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट को कल भी पड़ा था उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो ये था फिफ्थ। सिक्स्थ इज, इन फिफ्थ वाला इस बार ही रीड कर जाना, ये ज़्यादा आता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने उसमें ग्रोथ में ही कवर कर लिया, बट ये सेपरेट भी आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाकर कितने लोगों को काम मिलेगा और उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस वेज। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, दे क्रिएट जॉब्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द वर्कफोर्स। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड जॉब्स थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। गवर्नमेंट ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट देती है, 10th में पढ़ के आए हो ना, महात्मा गांधी रूरल गारंटी प्रोग्राम, MGNREGA, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो कौन सी स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती हैं, ये भी 1 मार्क में आ जाता है। MGNREGA, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना। सो दिस वाज 6th ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड लास्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटी। ये भी हमने कवर कर ही लिया। जो लोग जो प्रोजेक्ट बैकवर्ड एरियाज में लगाएंगे
उनको कंसेशन मिलेगा टैक्स का भी और सब्सिडी भी, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उस एरिया की डेवलपमेंट होएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटी, तो बैकवर्ड रीजन्स जैसे हिमाचल, नालागढ़, उसमें बहुत इंडस्ट्री लग चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकरेज करा है और वहाँ पे जितने मॉल्स, जहाँ MNCs भी आएंगी, जहाँ दिल्ली में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कॉल सेंटर्स को प्रमोट किया, कैसे? टैक्स कंसेशन देकर, सब्सिडी देकर कि हमारी कंट्री में आओ, हमें भी डॉलर का रिजर्व ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वो हमें ट्रेनिंग भी देते हैं, काम भी सिखाते हैं। तो इट इज़ रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटी। आपने सबको पता ही है कि गुड़गांव हरियाणा में ज़्यादा है, दिल्ली के आसपास के लोग दिल्ली में चाहे रहते हैं बट दे कम फॉर वर्क इन गुड़गांव, MNC ज़्यादा वहाँ है, कॉल सेंटर्स आउटर्स में ज़्यादा हैं। तो वो आउटर्स में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो पहले रीजन्स बैकवर्ड ही थे, गवर्नमेंट ने वहाँ उनको प्रमोट करा, सब टैक्स कंसेशन देकर, सब्सिडी देकर कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाओ ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो एरियाज धीरे धीरे डेवलप हों। तो रीड करते हैं, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच एनकरेजेस द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक zones, SEZs, full form भी important है, in the backward regions for promoting their economic development. Special economic zones foreign investors start करते हैं दूसरी कंट्री में आकर और वहाँ पे नया प्रोजेक्ट लगा के बहुत सारे लोगों को डेवलप, जैसे एक खाली जगह पड़ी है, वहाँ एक इंडस्ट्री खुल गई, वहाँ पे साथ में बहुत सारी और शॉप्स भी खुलेंगी, लोगों को काम मिलेगा और वो एरिया डेवलप हो जाएगा। उन जोन्स को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि बैकवर्ड पड़े थे, वहाँ कोई नहीं जाता था, बट एक इंडस्ट्री खुलने से वो ग्रोथ हो गई। तो ये गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज। तो 7 ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डन। अगेन वी विल रिवाइज द हेडिंग्स। फर्स्ट, reallocation of resources, redistribution of income and wealth, economic stability, economic growth, 4 very important, management of public enterprise, employment generation, reducing regional disparities. फर्स्ट 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th 7th भी बोर्ड में तो कभी ना कभी आ ही चुके हैं और आती है केस स्टडी, वो आपको मैं क्वेश्चन फॉर्म्स क्लास में कराऊंगी जब हम इसको बेसिक चैप्टर खत्म कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट अगेन दोनों क्वेश्चंस खत्म करने हैं अभी, जो यहाँ तक है इंपॉर्टेंट है वेरी, स्टार्ट डालो। लास्ट टू लास्ट ईयर दोनों बोर्ड में आए हैं। ये चैप्टर चाहे 6 मार्क्स का है, पार्ट ए पार्ट बी बनकर 3-3 क्वेश्चन वो कवर कर देते हैं, एक 1 मार्क में, एक 2 मार्क में, ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। क्वेश्चंस की नंबर बढ़ गया है, 1 2 3 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन थोड़ा खत्म हो गया है। तो पार्ट्स में आके चैप्टर वो कवरेज ज़्यादा कर देते हैं। तो आप कहोगे हर कोई मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि इतने सारे सेट्स बनते हैं, कभी ना कभी हर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। Difference between public production and public provision is the next topic, very very important. तो public production means गुड्स को प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस करना, जैसे रेलवेज है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, और पब्लिक प्रोविजन मीन्स गुड्स को प्रोवाइड करना, जैसे पब्लिक पार्क्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो चीज़ें गवर्नमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है इट इज़ पब्लिक प्रोविजन। जो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है दैट इज पब्लिक प्रोडक्शन। सो इट इज सिंपल, पब्लिक प्रोविजन रेफर्स टू फंडिंग ऑफ पब्लिक गुड्स थ्रू द पब्लिक गुड्स। क्या है अभी पढ़े, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पार्क, स्ट्रीट लाइटनिंग, विच कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट बाय द पब्लिक। हम पार्क में जाते हैं, कोई पेमेंट नहीं किसी को करते, तो वो है पब्लिक प्रोविजन। पब्लिक प्रोडक्शन रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिफाइन पब्लिक गुड्स एंड इट्स फीचर्स। पब्लिक गुड्स तो हमने अब बार बार पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, बट इसके 2 फीचर्स हैं, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। कोई भी हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता कि रिच और पुअर पार्क में जा सकता है कि नहीं, इट इज ओपन फॉर ऑल। तो पब्लिक गुड का ये फीचर है, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, वी कैनॉट एक्सक्लूड एनीवन टू गेट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। स्ट्रीट लाइटिंग सबको लाइट मिल रही है, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि इसको नहीं मिलेगी या इसको मिलेगी। एंड दे आर अगेन नॉन राइवलरस, उसमें राइवलरी भी नहीं है कि इसको फैसिलिटी मिलनी है और इस पर्सन को नहीं मिलनी। सो दे आर 2 फीचर्स
ये क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे assertion reason, public goods are excludable and non-rivalrous, याद रखना दोनों के साथ नॉन है, they are rivalrous and non-excludable, तो they are non-excludable and actually non-rivalrous. 1 मार्क भी इंपॉर्टेंट है और फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ लिख लो एनसीईआरटी. एनसीईआरटी क्वेश्चन सब स्कूल्स में बार बार एग्जाम्स में आने हैं. So the features of public goods are those goods or services that are collectively consumed. It is not possible to exclude anyone from enjoying their benefits. हम पार्क का बेनिफिट, जब वहाँ पे एक्सरसाइज मशीन्स कितनी गवर्नमेंट ने लगा दी हैं, किसी को हम रोक नहीं सकते हैं कि कौन उसका बेनिफिट ले सकता है और कौन नहीं ले सकता. एंड वन पर्सनस कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी टू अदर. एक ने एक्सरसाइज कर ली तो उसकी कंजम्पशन ऐसे गुड्स हैं गवर्नमेंट के कि उसकी फैसिलिटी दूसरे के लिए कम नहीं होती है. इसके साथ ना आप एग्जांपल्स भी दे देना, पीछे हमने करे हैं ना, लिख लो एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट लाइटनिंग. लिखे नहीं हुए, कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. नहीं, डेफिनेशन के साथ लिख लो एग्जांपल्स. पब्लिक पार्क्स, maintaining law and order and street lighting are the examples of public goods. और साथ ही जैसे स्पेस छोड़िए, वहाँ हेडिंग दे दो फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स. ये वैसे ऊपर लिखा ही हुआ है, ये 2 फीचर्स हैं. पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस एंड दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल. बट जब 3 नंबर में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन फॉर्म ऊपर भी थी, वाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज आंसर इज सेम, दे आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. सो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस. बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर as in case of private goods, but become available to all. So which are the goods that become available to all? Public. Private does not become available to all. हम खर्चा करेंगे तो हमें गुड मिलेगा, प्राइवेट गुड वो होता है. Then for example, if we consider a public park or measures to reduce air pollution, benefits will be available to all. कुछ स्टेट्स में CNG कंपल्सरी है, और दिल्ली में आपने सुना होगा पहले ऑड इवन कार्स चलती थी, तो वो बेनिफिट एयर पोल्यूशन के कम होने का सबको मिलना है. तो गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा, रूल लगाकर, बेनिफिट विल बी एंजॉयड बाय ऑल. दोज गुड्स आर पब्लिक गुड्स. सो दे आर नॉन राइवलरस हो गया. पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल. इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइटनिंग, रोड्स, there is कर लो, there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefits of the good. Since non-paying users actually cannot be excluded, it becomes difficult to collect fees for the public goods. This leads to free rider problem. ये अलग से भी आ जाता है, इसको समझते हैं. है तो सिंपल सी बात. टैक्सेस अभी हमने डिस्कस करा कि पुअर पीपल तो देते ही नहीं है, बट वो सर्विस लेते हैं, पार्क्स की भी, स्ट्रीट लाइटिंग की भी और लॉ एंड ऑर्डर की भी. तो हम अगर रिच टैक्स पे कर रहा है और वो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रहा है, मतलब हमने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया. बट कुछ लोग ऐसे हैं इकोनॉमी में जो टैक्स नहीं पे करते पर बेनिफिट एंजॉय करते हैं. तो दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर. हम किसी को ये नहीं कह सकते पार्क में जाने की ये फीस तुम्हारी है क्योंकि तुमने टैक्स नहीं पे करा. सो दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड वो राइवलरी है ही नहीं इकोनॉमी में, इट इज ओपन फॉर ऑल. सो रिवाइज करते हैं. 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगले 2 डिफाइंड प्राइवेट गुड्स भी एक बार आ चुका है बोर्ड में. प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज whose benefit accrue to people who pay for them. For example, chocolate purchased and consumed by person will benefit that person only and not the public at large. अगला रीड कर लेना बस. डिफाइन नेचुरल मोनोपोली. रेलवेज है, उनकी नेचुरल मोनोपोली है. ए सिंगल प्रोड्यूसर जो सबको कम रेट पे गुड्स प्रोवाइड करता है, उसकी क्या हो जाती है? नेचुरल मोनोपोली. मोनोपोली इज अ सिचुएशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन 11 में पढ़ के आए हैं, ऑफ सिंगल सेलर. तो इसी तरह जब कोई सिंगल सेलर है, जब कोई ऐसा प्रोड्यूसर जो कम रेट पे ज्यादा गुड्स प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं नेचुरल मोनोपोली. रीड कर लेते हैं 1 मिनट. नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट्स व्हेन single firm can produce goods and services at a cost which is lower than that of many competing firms. It refers to situation in which they are economies of scale. Underline कर लो. Economies of scale means advantages over the large scale production. जब हम बड़ा बिजनेस करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं, तो हमें रॉ मटेरियल कम रेट पे मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशंस मिल जाते हैं, लेबर कम रेट पे मिल जाती है, तो उनको कहते हैं एडवांटेजेस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. गवर्नमेंट ऑपरेट्स, मैनेजेस एंड
controls natural monopolies like railways, post offices, electricity, etc. to promote public welfare. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की नेचुरल मोनोपोली है, ये रीड ही करना है. अगला कल का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ बजट, और समझने वाला है, मिस मत करना. आप भी कल नहीं आए थे ना टेस्ट, अब थर्सडे को देना है बैंकिंग 2.